नमस्कार बच्चों, हम 7वां पाठ तिब्बत के पद पर का शरणार्थ कर रहे हैं। इससे पहले किए हैं 5 गद्यांश, ये अगला है। इसमें तात पानी तक पहुंचने पर और लेखक की घबराहट का वर्णन किया गया है। यह 18 मई का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लेखक कहता है 18 मई को वह यात्रा के करीब काली नदी के पास पहुंच गया था। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे और नदी की धारा की ऊंचाई के साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ जाते थे और नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि 18 मई को वह काली नदी के ऊपरी भाग पर पहुंच गया था और नदी के साथ साथ, नदी की धारा के साथ साथ चल रहा था। जैसे पहाड़ों की ऊंचाई आती तो हम भी उसके साथ ऊंचाई के साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ते जाते थे और नदी के दोनों तरफ हरियाली हरियाली थी। सभी जगह जंगल तो नहीं था। लेखक कहता है कि हरियाली थी परंतु जंगल नहीं था नदी के दोनों तरफ, किंतु नंगा पर्वत कहीं न था। यानी कि पर्वत के साथ साथ पेड़ पौधे वनस्पति भी थी, इसीलिए वह पर्वत नंगा पर्वत नहीं था। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुंचे। गर्म पानी का चश्मा होने से इसे तात पानी कहते हैं। तो लेखक 2 बजे के आसपास तात पानी पहुंच गया, जहां पर गर्म पानी का झरना था होने के कारण इसे तात पानी कहते हैं। और गांव में नेपाली चुंगी और घर डाकखाना है। वहां पर इस गांव में तात पानी में नेपाली चुंगी है जहाँ टैक्स लिया जाता है और डाकघर भी है। और लेखक क्या कहता है कि मेरी तबीयत घबरा रही थी, डर रहा था। तुम भदेश का आदमी कहाँ से आया है तो नहीं कहेगा। भदेश का अर्थ है विदेशी। तो लेखक यहाँ पर क्यों डर रहा था, तबीयत माने घबराहट पैदा हो रही थी, कहीं कोई उससे ये पूछ न ले कि तुम विदेशी आदमी हो, भारतीय हो, तुम यहाँ पर कैसे आए हो, किस लिए आए हो। तो इसलिए लेखक वहां पर डर जाता है। सोच रहा था कि वहां उससे यह न पूछ ले कि विदेश का आदमी वहां कहाँ से आ गया है, वहां कहाँ से आ गया है। इसीलिए लेखक घबरा रहा है कहीं उसको पकड़ न ले। तो इसी के घबराहट का वर्णन किया गया है, क्योंकि उन दिनों भारतीयों के तिब्बत जाने पर प्रतिबंध होने के कारण लेखक की घबराहट स्वाभाविक थी। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वाक्य विन्यास सरल है, आत्मकथात्मक शैली का वर्णन किया गया है। अगला गद्यांश में लेखक यहाँ पर तातपानी से आगे की यात्रा और वहां पर स्थित फौजी चौकी का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि थोड़ी देर में लामा भी आ गए। जो डुकमा लांबा थे तो वह भी वहां पर तात पानी में आ गए थे और उस वक्त वर्षा हो रही थी। उस समय वहां पर बारिश होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर तक एक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा। लेखक और उसके साथियों ने थोड़ी देर के लिए झोपड़ी में बैठना पड़ा, फिर चल पड़े वहां से आगे के लिए। और आगे एक ऊंचे पर्वत बाहु से हमारा रास्ता रुका सा गया और आगे एक विशाल पर्वत था और विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था और वहां पर उनका रास्ता रुकता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। और परंतु नदी की धार भी किधर से होकर आती है, तो वहां से पर्वत से दिखाई पड़ रहा था जो काली नदी की धारा है किधर से होकर के आती है, दिख रही थी। नहीं मालूम पड़ता था, परंतु कभी कभी वहां पर्वत की ऊंचाई से देखने पर तो वह दिखाई नहीं देती थी। अब मेरी समझ में आया क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे है। तो लेखक डर रहा था कि वह फौजी चौकी पर पहुंचने पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो वह चौकी, जो फौज की चौकी थी, वह तात पानी में न होकर के आगे ऊंचे स्थान एक पर्वत पर थी, वहां से साफ साफ दिखाई देता था। वास्तव में यह सामने की महान पर्वतीय दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की।
क्योंकि जो भी फौजी चौकी होती है वह ऊंचे स्थान पर बनाई जाती है, क्योंकि नीचे से आने वाली दुश्मन को आसानी से हरा सकें, और ऊपर वाले कुछ सैनिक ही बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं, और वहां से दूर तक दृष्टि जाती है। इसीलिए उसके ऊंचे स्थान पर होने के महान पर्वत दीवार सैनिक की दृष्टि से महत्व था, और नीचे से आने वाली बड़ी पलटन को कुछ ही आदमी इस दीवार से रोक सकते थे। जो नीचे से बड़े शत्रु की पलटन माने सैनिक फौज को कुछ सैनिक ही उस चौकी पर हरा सकते थे। तो इसलिए इस चौकी का बहुत ही महत्व था। नीचे से यदि कोई बड़ी फौज ऊपर चढ़े तो इस दीवार की रक्षा कर रहे कुछ आदमी ही उस पलटन को रोक सकते थे, फौज को रोक सकते थे। तो ये कहा गया है। और यहाँ पर विशाल पर्वत के समीप बनी फौजी चौकी की अहमियत पर प्रकाश डाला है। और दूसरा, इसमें सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दावली है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, और आत्मकथात्मक शैली का वर्णन किया गया है। यहाँ पर तुम्हारे गद्यांश समाप्त हो जाते हैं। तो इसी में से कोई एक गद्यांश आएगा, तो क भाग में 4 गद्यांश आएंगे, 4 में से 2 का सलार्थ करना, 6 अंक के आएंगे, बिल्कुल आसान से हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो छोटे प्रश्न कर लेते हैं। तो तिब्बत के पथ पर लेखक का नाम है राहुल सांस्कृत्यन। तिब्बत के पथ पर की विद्या का क्या नाम है? यात्रा वृत्तांत है, निबंध नहीं है ये। तो राहुल सांस्कृत्यन का जन्म कब और कहाँ हुआ? का जन्म 1893 पदहा नामक गांव में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। और राहुल सांस्कृत्यन ने श्रीलंका की यात्रा किस वर्ष की? 1930 में। तब उन्होंने अपना नाम क्या रखा? राहुल सांस्कृत्यन रखा। राहुल सांस्कृत्यन ने अपना नाम राहुल किसके नाम पर रखा? गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम पर अपना नाम रखा है। और राहुल के 2 यात्रा वृत्तांत संग्रह के नाम लिखो, जैसे मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। और राहुल सांस्कृत्यन के एक महान कहानी संग्रह का नाम बताइए, जैसे सतमी के बच्चे। राहुल सांस्कृत्यन के 2 उपन्यासों के नाम बताइए, जैसे शैतान की आंखें, सोने की ढाल, सिंह सेनापति, जयोध्या आदि हैं। राहुल सांस्कृत्यन के 2 निबंधों के नाम बताओ, जैसे साहित्य निबंधावली, पुरातत्व निबंधावली। राहुल सांस्कृत्यन कृत बौद्ध धर्म की 2 पुस्तकों के नाम बताइए, जैसे मंझी निकाय और विनय पिटक। और राहुल सांस्कृत्यन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। राहुल सांस्कृत्यन कृत एक पुस्तक का नाम बताइए जिसमें घूमने फिरने संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है, उसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र, इन्होंने खुद लिखी है। और राहुल सांस्कृत्यन को कौन सी उपाधि दी गई है? महापंडित की दी गई है। तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत के लेखक किस पुस्तक का अंश है? मेरी तिब्बत यात्रा में है। और लेखक ने तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत में कितने दिनों की यात्रा की थी? उन्होंने 7 दिन की यात्रा की थी, 14 मई से लेकर के 20 मई तक। लेखक ने 14 मई को किसे अपने साथ तातपानी पर चलने का कहा? तमगढ़ तरुण को। तमगढ़ जाति का था। तमगढ़ तरुण के साथ गांव से क्या लेकर निकला था? सत्तू लेकर निकला था। और लेखक प्रथम दिन 6 घंटे की यात्रा के बाद कहाँ पहुंचा? चरवाहों के डेरे में पहुंचा था। और गाय चरमे मृग से उत्पन्न मादा का नाम क्या कहलाती है? जामो नामक गाय कहलाती है। तमगढ़ तरुण कौन सी भाषा अच्छी तरह जानता था? भोटिया। भोटिया कौन सी भाषा होती है? भोटिया तिब्बत की भाषा होती है। और प्रथम दिन लेखक ने किन लोगों के गांव में गुजारा था? यल्मो जाति के लोगों के साथ गुजारा था। यल्मो लोगों के गांव में किसका होना अनिवार्य है? मानी। मानी मतलब एक धार्मिक स्थल है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में मानी होती है। यल्मो लोगों में कौन सा धर्म बहुत जागृत है? लामा धर्म। ये बौद्ध धर्म बोलते हैं। तमगढ़ों के
गांव पार करके लेखक किन के गांव में पहुंचा? गोरखों के गांव में। पहली रात लेखक ने कहाँ व्यतीत करी? एक ब्राह्मण के घर में। दूसरे दिन 12 बजे तक लेखक किस मार्ग पर आ गया था? काठमांडू से कुत्ती जाने वाले मार्ग पर आ गया था। जिस दिन लेखक ने यह यात्रा करी उन दिनों कुत्ती में किसका मौसम था? नमक लाने का मौसम था। यलमो किस जाति की एक शाखा है? सरबा भोटिया की एक जाता। यलमा लोग किस जाति की एक शाखा है? सरबा भोटियों की है। और सरबा का अर्थ है पूर्व वाला। सरबा भोटिया कहाँ तक बसे हुए हैं? सिक्किम के, भारत के सिक्किम के दार्जिलिंग तक बसे हुए हैं। दूसरे दिन तमगढ़ों के गांव में लेखक की मुलाकात किससे हुई? डुकक लामा से हुई। डुकपा, परंतु उसको डुकपा बोला जाए। डुकपा लाला का शरीर कैसा था? बहुत भारी था। तीसरे दिन यात्रा में लेखक सहित कुल कितने लोग थे? 8 आदमी हो गए थे। रिचन कहाँ के रहने वाले थे? कुल्लू के रहने वाले थे। थोड़े दिन लेखक और यात्री दल किस नदी के किनारे पहुंचे? काली नदी के किनारे पहुंचे। 18 मई की रात को लेखक और उसके साथी कहाँ ठहरे? सरबों के एक बड़े गांव में ठहरे, जहां एक यात्री में अन्य यात्री थुक्पा सत्तू से काम चला लिया करते थे। वहीं डुक्पा लामा और लेखक के लिए क्या बनता था? भात चावल बनता था। आगे है लेखक तातपानी किस तारीख को पहुंचा? 18 मई को। तातपानी में क्या देखकर लेखक की तबीयत घबरा रही थी? नेपाली चुंगी घर और डाकखाना। चुंगी क्या होती है? वहां टैक्स लिया जाता है। और लेखक ने यलमो में लिखे कुछ कागजों को कहाँ जला दिया था? तातपानी में। कोई उसकी देखभाल न करे। और नेपाली चुंगी के बाद लेखक के लिए क्या बड़ा खतरा था? फौजी चौकी थी। लेखक ने फौजी पहरे वाले को क्या समझ रहा था? साक्षात यमराज। और यात्रियों ने फौजियों को अपना क्या परिचय दिया? उन्होंने अपने आप को करोड़ के अवतारी लांबा का चेला बताया। सूबेदार के समक्ष रिचेन ने लेखक का क्या नाम बताया? गुन्नू छब्बाड़। गुन्नू छब्बड़ बताया। लेखक का नाम क्या बताया? गुन्नू छब्बाड़। किस तारीख को डुकमा लामा ने देवता की पूजा आरंभ करी? 19 तारीख को। किस वक्त तक पूजा होती रही? रात 10 बजे तक। पूजा के बाद कैसा प्रसाद बांटा गया? लाल सत्तू का प्रसाद बांटा गया। कहाँ पहुंचते ही लेखक का चित्त हर्ष से विहल हो उठा? तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही लेखक का चित्त हर्ष से विहल हो उठा। लेखक किस तारीख को तिब्बत की सीमा में पहुंचा? 20 तारीख को पहुंच गया था और वहां से बहुत खुश हो गया था। ये समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।